दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क इन दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नाम का मोर्चा खोले हुए हैं। मस्क का एक्स अकाउंट खोलकर देखें तो पिछले 2 दिन में दर्जनों पोस्ट उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर के खिलाफ किए हैं। किसी पोस्ट में वो पीएम स्टारमर को जेल भेजने की ताकीद करते हैं तो किसी पोस्ट में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से गुजारिश करते हैं कि संसद भंग करके चुनाव करवा दीजिए। जबकि पिछले साल यानी 2024 की जुलाई में ही ब्रिटेन में चुनाव हुए थे जिसमें स्टारमर की लेबर पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। एलन मस्क क्यों पीछे पड़े हुए हैं स्टारमर के? वजह की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हालिया मुद्दा है ग्रूमिंग गैंग्स का। करीब 15 साल पुराना मामला। आरोप है कि 2010 के दशक में ब्रिटेन में हजारों नाबालिगों के साथ यौन शोषण किया गया और ऐसा करने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के पुरुष थे। ये लोग ग्रुप में काम करते थे, समूह में, इसलिए इन्हें ग्रूमिंग गैंग भी कहा गया। एलन मस्क का आरोप है कि उस वक्त की सरकार ने इस कथित रेप के मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। मस्क का कहना है कि कीर स्टारमर उस समय डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पद पर थे। अगर वो चाहते तो अपराधियों को सजा मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी दावे के साथ एलन मस्क अब स्टारमर के विरोध में हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स कौन थे और इनकी कहानी क्या है, एलन मस्क कीर स्टारमर के पीछे क्यों पड़े हैं और क्या मस्क स्टारमर के लिए मुश्किलें खड़ी वाकई कर देंगे। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स की। Brought to you by ITEL and Sensodyne के। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ग्रूमिंग गैंग्स शब्द का इस्तेमाल ब्रिटेन में उन लोगों के समूह के लिए किया जाता है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। ब्रिटेन के 1990 के दशक के अंत में ऐसे गिरोहों की शुरुआत हुई थी। 2010 के दशक में ऐसे गिरोहों की खूब चर्चा होने लगी थी। कैसे काम करते थे ये गिरोह? पुरुषों के कई ग्रुप्स होते थे, उनमें अलग अलग उम्र के लोग होते थे। ये लोग पहले अपना टारगेट सेट करते थे। इनके टारगेट में कौन होता था? ज्यादातर कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियां। फिर गिरोह के लड़के उस लड़की से दोस्ती करते थे, उन्हें महंगी गाड़ियों में घुमाते थे, गिफ्ट्स देते थे, क्लब लेकर के जाते थे। कई केस में लड़कियों को नशे की लत लगवा देते थे। धीरे धीरे वो लड़की अपने घर वालों से दूर हो जाती थी। फिर इन गिरोह के लोग बारी बारी उस लड़की से बलात्कार करते थे। पीड़िता को धमकी भी मिलती कि अगर जुबान खुली तो परिवार के किसी सदस्य को मरवा देंगे। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों लड़कियों के साथ हुआ है। इन ग्रूमिंग गैंग के 2 बड़े कांड आपको बताते हैं। पहला, रॉदरहैम चाइल्ड सेक्सुअल स्कैंडल। रॉदरहैम जो है वो साउथ यॉर्कशायर में बसा एक छोटा सा शहर है। लंदन से अगर सड़क के रास्ते से आप आए तो इसकी दूरी लगभग 3.5 घंटे की है। 1997 से 2013 तक यहाँ सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि पीड़ित लड़कियों की संख्या लगभग 1400 थी। इनमें से कई लड़कियों की उम्र तो 11 बरस थी। आरोप लगते हैं कि जब पीड़ित इन केसेस को रिपोर्ट करवाने के लिए रॉदरहैम पुलिस के पास जाते थे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और लिखी जाती तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जैसा हमने बताया, रॉदरहैम शहर में ये उत्पीड़न का सिलसिला कई साल से चल रहा था, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। फिर सितंबर 2012 में संडे टाइम्स ने इस मसले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट की। इसमें खुलासा हुआ कि 2010 की एक गोपनीय पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शहर में हर साल हजारों लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है और इसके पीछे ज्यादातर एशियाई मूल के लोग हैं। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के बाद खूब हल्ला मचा, जांच बैठाई गई, लेकिन कोई ठोस कदम तब भी नहीं लिया गया। फिर 2014 आया, उसमें सोशल एक्टिविस्ट और प्रोफेसर एलेक्स जे ने इस पूरे मसले पर स्वतंत्र जांच की। उनकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस मसले के पीछे, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था, इसके पीछे पाकिस्तानी मूल के कई पुरुष शामिल थे और उन्होंने पीड़ित लड़कियों को मुंह न खोलने के लिए धमकी दी। ग्रूमिंग गैंग का ऐसा ही एक दूसरा बड़ा केस था, रॉचडेल ग्रूमिंग केस। रॉचडेल इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर का शहर है, थोड़ा सा उत्तर में लंदन से। इसी शहर में 2008 से 2012 तक दर्जनों लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे। सबसे पहले मई 2012 में 9 पुरुषों को इसका दोषी पाया गया। जब जांच तेज हुई तो दर्जनों और आरोपी सामने आए। जनवरी 2024 तक इस केस के 42 आरोपियों को सजा दी जा चुकी थी। 47 लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न वाला मामला साबित हुआ है। कई केसेस की जांच अब भी जारी है।
आरोप है कि इस मामले में भी ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के पुरुष ही शामिल थे। मार्च 2015 में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने अपनी विफलता के लिए, अपनी नाकामी के लिए माफी मांगी। बाद में स्वतंत्र जांच में दावा किया गया कि पुलिस सबूत होते हुए भी एक्शन नहीं ले रही थी। बाद में कुछ पुलिस अधिकारियों ने इसी वजह से इस्तीफा भी दे दिया। ये तो सिर्फ 2 हाई प्रोफाइल केस थे। इस तरह के दर्जनों और केसेस हैं जिनमें इसी तरह से यौन शोषण किए जाने के आरोप सामने आए। ब्रिटेन के कई एनजीओ इस मामले में रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। ऐसा ही एक एनजीओ है चिल्ड्रंस सोसाइटी। उन्होंने ओल्ड इनफ टू नो बेटर नाम से एक रिपोर्ट शाया की है। इसमें बताया है कि 16 से 17 साल की करीब 50,000 लड़कियों को इन ग्रूमिंग गैंग्स ने शिकार बनाया है। इनमें से केवल 5,000 लड़कियों ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 2017 में इस मामले की फिर से चर्चा हुई जब यहाँ के थिंक टैंक क्विलियम फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने ये दावा किया कि ग्रूमिंग गैंग्स के 84% अपराधी एशियाई मूल के हैं और उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा हमने शुरू में बताया, एलॉन मस्क प्रधानमंत्री स्टारमर को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा पोस्ट वो कर चुके हैं। 3 जनवरी को उन्होंने लिखा था कि स्टारमर ब्रिटेन के बलात्कार कांड में शामिल थे जब वो 6 साल तक क्राउन प्रोसिक्यूशन के प्रमुख थे। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे भयानक सामूहिक अपराध में उन पर मिली भगत के आरोप हैं। उन्हें आगे आना चाहिए और इन आरोपों का सामना करना चाहिए। इन आरोपों पर ब्रिटेन की सरकार का क्या कहना है? स्टारमर ने सीधे इन आरोपों पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने इन आरोपों को झूठा बता दिया। उन्होंने कहा एलॉन मस्क ने जो भी आलोचनाएं की हैं वो गलत सूचना पर आधारित हैं। पर कीर स्टारमर और एलॉन मस्क की लड़ाई नई नहीं है। स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मस्क लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। नवंबर 2024 में स्टारमर ने टैक्स का नया नियम लगाया। इस पर एलॉन मस्क ने उनकी आलोचना की, कहा कि ब्रिटेन पूरी तरह स्टालिनवादी होता जा रहा है। दिसंबर 2024 में खबर आई कि मस्क नाइजल फराज की रिफॉर्म पार्टी को फंड करेंगे। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मस्क कई मौकों पर नाइजल को ब्रिटेन के लिए स्टारमर से बेहतर प्रधानमंत्री हालांकि बता चुके हैं। और अब ये ग्रूमिंग गैंग वाला मसला जिस पर मस्क ने स्टारमर को घेरना शुरू कर दिया। ये थी एलॉन मस्क और कीर स्टारमर की लड़ाई की कहानी। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की ओर चलते हैं। हमने बात की लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में लेक्चरर डॉक्टर मुसब इकबाल से। उनसे पूछा कि ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मसला क्या है? क्या वाकई स्टारमर की सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है? पहली बात तो ये सिर्फ समझने की है कि ग्रूमिंग गैंग्स ऑपरेट करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, यूरोप में भी, एशिया में भी, हर जगह सेक्स ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, ये सब एक आम सी बात इन द सेंस के कॉमन चीज़ है। रॉचडेल का मामला जो है वो ये, रॉचडेल एक छोटा सा शहर है, ग्रेटर मैनचेस्टर के अंडर में वो आता है, जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में पड़ता है। और यहाँ 2008 से 2010 के दरमियान सेक्स ग्रूमिंग का एक पूरा वाकया हुआ जो अब तक उस पर चर्चा चल रही है। और उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे, कुछ उसमें इलीगल इमिग्रेंट भी थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे। और उसमें वो बिल्कुल यंग बच्चियों को 11, 12, 13, 14 साल की लड़कियों को ग्रूम करते थे। कॉर्नर शॉप से कुछ सामान दे दिया, फिर उनको बाद में एक्सप्लॉइट किया। तो ये चलता रहा। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आया वो ये कि जब इसकी कंप्लेन हुई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो एक तरह से नाकाम रहा इसको रोकने में। इसको पहले ही रोका जा सकता था। 2009 में ये केस सीपीएस में आया, क्राउन उसमें, और कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये चलता रहा। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फेल्योर इसमें रहा। और जो एक ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की एक विसल ब्लोअर मैगी ओलिवर ने 2012-13 में रिज़ाइन किया मैनचेस्टर पुलिस से, किसी बुनियाद पर के एक तरह से इंस्टीट्यूशनल फेल्योर रहा। और वो कहती हैं कि आज भी जो है वो उसकी कोर्स करेक्शन नहीं हो रही, बल्कि उसमें यहाँ तक हुआ कि एक लड़की जो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में भी आई, फिल्म में, जो विक्टिम थी उसको खुद ही परपेट्रेटर की तरह से पुलिस ने ट्रीट किया। एलॉन मस्क और स्टारमर की लड़ाई तेज होती जा रही है, पर क्या ग्राउंड पर इसका कोई असर वाकई पड़ सकता है? क्या स्टारमर की सरकार पर भी इन आलोचनाओं के लिए कोई मुश्किल आ सकती है जो लगातार एलॉन मस्क कह रहे हैं उससे? कि यार स्टारमर की सरकार पर तो कोई असर डायरेक्टली नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये
नंबर के आंकड़े की बात करें तो एक मजबूत सरकार है। ऐसा नहीं है कि ये मिली जुली सरकार है, या ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अ, हल्की मेजॉरिटी से जीती हुई सरकार है। अम, इसमें असल खेल तो ऑब्वियसली एक लार्जर एक पॉलिटिक्स का है कि उसमें आपने जैसा जिक्र किया ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 है, जो टेक कंपनियों पर जिम्मेदारी डालता है बहुत ज़्यादा, कि मिस इन्फॉर्मेशन से लेके बच्चों को बचाने से लेके हार्मफुल कंटेंट पे। तो ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट का के भी आलोचक रहे हैं एलन मस्क, और ये टेक कंपनियों पर एक तरह से दबाव बनाता है ये लॉ के वो प्रोटेक्ट करे लोगों को, गूगल हो, फेसबुक हो, मेटा हो, जो भी हो। तो एलन मस्क एक एम्बिशियस आदमी है टेक्नोलॉजिकली, और ये भी दिखलाता है कि ये लोग, जैसे मिसाल के तौर पर आज एलन मस्क का जो एक्स हैंडल है वो पोल करा रहा है कि शैल वी लिबरेट पीपल ऑफ इंग्लैंड, है ना। तो ऐसे आप देखिएगा तो मजाक का खेज है कि एक ट्विटर पे एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं ऐसे ही लिख दूं ट्विटर पे कि शैल बी सेव द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द लेबर गवर्नमेंट। लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरह से प्लेटफॉर्म जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस वो कैसे पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है दुनिया में। एलॉन मस्क नाइजल फराज को समर्थन क्यों देते हैं, ये भी समझा दीजिए। वो इसीलिए कर रहे हैं जैसे वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड व्यू ट्रम्प का है, जो वर्ल्ड व्यू नाइजल फराज का है, वही वर्ल्ड व्यू कमोबेश, पूरी तरह से तो नहीं, कमोबेश एलन मस्क भी शेयर करते हैं। तो वो उनके वर्ल्ड व्यू, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी विचारधारा को दर्शाने वाले लोग हैं, जो सेंसेशनलिज्म से, टेक्नोलॉजी से, और एंटी माइनॉरिटी, एंटी इमिग्रेशन, एंटी इस्लाम, या इस तरह की पॉलिटिक्स से एक सर्टेन दुनिया बनाना चाहते हैं। तो नाइजल फराज उसके बड़े आदमी रहे हैं, और ब्रेग्जिट में जब बरतानिया जो है वो यूरोप से निकला तो उनका एक बड़ा रोल लोग मानते हैं, और उनकी पार्टी रिफॉर्म जो है वो इस बार चुनाव में अच्छा भी किया है उसने, वोट भी काटा है राइट विंग टोरी पार्टी का। तो उस तरह की पॉलिटिक्स में एलन मस्क का इंटरेस्ट है, और अब वो जानते हैं कि भाई ट्रम्प जीते हैं और अमेरिका जो है वो बिग ब्रदर है, तो इनका रोल भी अब एक टेक्नो बिग ब्रदर का बन जाता है, और उनकी पॉलिटिक्स इस मुल्क में अलाइन होती है रिफॉर्म के आइडियल्स के साथ। हालांकि राइट विंग, जो मेन स्ट्रीम राइट विंग पार्टी है टोरी पार्टी, उसमें भी उसका भी जो राइट विंग है, यानी राइट विंग का जो राइट विंग है, वो भी एलन मस्क के साथ है, उसी विचारधारा के साथ है। लेकिन रिफॉर्म जो है वो मोर और लेस एक्सक्लूसिव राइट विंग है, अनलाइक टोरी पार्टी। अब बढ़ते हैं सुर्खी की ओर। पहली सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यकाल खत्म होने से पहले कुछ लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भारत रत्न कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका में इसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। इसे 1945 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने शुरू कराया था। बाद में राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने इसका नाम बदला, लेकिन सम्मान जारी रहा। प्रेसिडेंशियल मेडल किसे मिलेगा ये राष्ट्रपति तय करते हैं। कई मौकों पर अमेरिकी संसद के सदस्य इसके लिए राष्ट्रपति को सुझाव भी भेजते हैं। इस बार कुल 19 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। पहला नाम है हिलरी क्लिंटन का, ये बराक ओबामा के कार्यकाल में विदेश मंत्री रह चुकी हैं। दूसरा नाम है बिलियनियर जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस एक मशहूर फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, यानी समाज सेवक। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इनकी आलोचक रही है। भारत में भी उन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस को मदद करने का। तीसरा नाम है मशहूर रॉक बैंड U2 के लीड सिंगर बोनो का। इन तीनों के अलावा अभिनेता डेंजेल वॉशिंगटन, माइकल जे फॉक्स, फुटबॉलर लियोनेल मेसी, बास्केटबॉल प्लेयर मैजिक जॉनसन समेत कुल 19 लोगों को यह सम्मान दिया गया। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सम्मान को लेकर के एक रिपोर्ट छापी है। लिखा है कि जीतने वालों में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ खासे मशहूर नेता और समर्थक शामिल हैं। बीते वर्षों में ये सम्मान पाने वाले कुछ मशहूर नामों को भी जान लीजिए। अमेरिका की मशहूर शो होस्ट ओपरा विनफ्रे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स और दिग्गज बॉक्सर मोहम्मद अली।
अगली सुर्खी मिडिल ईस्ट से है। रॉयटर्स और एएफपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास सीज फायर डील के करीब हैं। इसको लेकर के कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में एक फिलिस्तीनी अधिकारी का हवाला दिया गया है। लिखा है कि हमास 34 बंधकों को वापस भेजने के लिए हामी भर चुका है। हालांकि ये तय नहीं है कि इनमें से कितने जिंदा हैं और कितने मर चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील पर ठप्पा तभी लगेगा अगर इजराइल स्थायी युद्ध विराम पर सहमत हो और गजा से वापस चला जाए। एएफपी के मुताबिक ये दोनों पक्षों से कैदियों की रिहाई का पहला चरण होगा, पहला फेज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन इस डील की मध्यस्थता कर रहा है। उनकी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में कदम रखने से पहले कि डील डन हो जाए। इन कोशिशों के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान भी दिया, वो भी सुन लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 जनवरी को इस बाबत एक बयान जारी किया और कहा कि हमास ने इन 34 बंधकों की डिटेल्स नहीं दी हैं। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी अशर्क अल अवसात ने एक लिस्ट जारी की और दावा किया कि इस लिस्ट में उन्हीं 34 बंधकों के नाम हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 1 साल से 86 साल तक के लोग शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस डील के 3 चरण हैं। पहले चरण में महिलाओं और बच्चों की वापसी होगी। दूसरा, युद्ध लड़ सकने की उम्र वाले इजरायली पुरुषों को रिहा किया जाएगा। तीसरे चरण में 7 अक्टूबर के हमले के दौरान या कैद में मारे गए लोगों के अवशेष वापस किए जाएंगे। इसके बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत होगा और गाजा में लड़ाई खत्म करेगा। हालांकि अभी तक इन कैदियों की संख्या का पता नहीं चला है। तीसरी और आखिरी सुर्खी आई है कनाडा से। कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर की रिपोर्ट छापी है। ट्रूडो के करीबी के हवाले से यह दावा किया गया है कि वो इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे लेकर के फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया है और यह भी तय नहीं है कि वो इसे सार्वजनिक कब करेंगे। ग्लोब एंड मेल के बाद रॉयटर्स ने भी इस बाबत एक रिपोर्ट छापी और लिखा कि उनका इस्तीफा 6-7 जनवरी तक ही आ सकता है। ट्रूडो पिछले 9 साल से कनाडा की सत्ताधारी पार्टी के लीडर हैं। उनके इस्तीफे के बाद इस पार्टी का कोई स्थायी लीडर भी नहीं होगा। ट्रूडो के खुद की पार्टी के सांसद भी उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में ट्रूडो सरकार के वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी इस्तीफा दे दिया था। तब से ट्रूडो के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई थी। इसी साल अक्टूबर में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। पोल्स का कहना है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनावी मैदान में खासा कमजोर साबित हो सकती है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।